नमस्कार, i24 न्यूज इंग्लिश के जूइश वर्ल्ड वीकली में स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम इजराइल और दुनिया भर के यहूदी समुदाय की कहानियों, मुद्दों और व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं। और हमेशा की तरह हम इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ शुरू करते हैं। एक नजर डालिए। न्यूयॉर्क राज्य ने पूजा स्थलों के चारों ओर 50 फुट का बफर जोन बनाने का कानून पास किया है ताकि प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध करने या उपासकों को परेशान करने से रोका जा सके। ये कदम यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत और इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के जवाब में उठाया गया जो सिनेगॉग के बाहर हो रहे थे। कुछ लोग इसे सुरक्षित पहुंच की गारंटी मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का तरीका मानते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम ने यहूदी संस्कृति माह का प्राचीन इजराइल और यहूदा पर व्याख्यान ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि कई उपस्थित लोग इसे बाधित करने की योजना बना रहे थे। इसने कहा यह कदम कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए है, कमजोर करने के लिए नहीं। और लंदन में ही देश के सबसे बड़े कोशेर सुपरमार्केट कोशेर किंगडम में भीषण आग लग गई। शुरुआत में गोल्डर्स ग्रीन, जहां यह दुकान स्थित है, में हाल की कई घटनाओं के बाद आगजनी की आशंका थी। हालांकि इसे एक विद्युत खराबी माना गया और दुकान जल्द ही फिर से खुल जाएगी। 7 अक्टूबर के नरसंहार और हमास के साथ युद्ध के बाद बाइडेन हैरिस प्रशासन की इजराइल को कमजोर समर्थन की आलोचना करने वालों को लगता है कि वे सही साबित हुए। कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और हार पर नई जारी हुई 190 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गाजा और इजराइल को पूरी तरह छोड़ दिया गया था। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसे समझाने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से आए 24 न्यूज इंग्लिश के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम हैं। नमस्ते माइक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या बताया या इस मामले में क्या नहीं बताया? ध्यान दें, इस कथित पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डीएनसी कड़ी आलोचना झेल रहा है। डीएनसी चेयर केन मार्टिन ने कहा कि वे इसे जारी नहीं करना चाहते थे। वो दबाव में ऐसा कर रहे थे क्योंकि रिपोर्ट में जो था या छूटा था वो मंजूर नहीं था और रिपोर्ट अधूरी थी। रिपोर्ट में कई जगहों पर ऐसे नोट हैं जिनमें लिखा है कि जानकारी अधूरी या तथ्य जांच नहीं हुई है। तो ये वास्तव में सिर्फ एक ड्राफ्ट था, ऐसा लगता है, एक शुरुआती ड्राफ्ट जिसे कभी जारी करने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उस पर ऐसा करने का बहुत दबाव था। अब इस रिपोर्ट में 50,000 शब्द हैं, 50,000 शब्द, लेकिन इसमें इजराइल का एक बार भी जिक्र नहीं है, गाजा का भी कोई जिक्र नहीं है, ना ही नरसंहार के दावे या ऐसी किसी बात का। अब प्रो पैलेस्टीनियन समूह कह रहे हैं कि डीएनसी अधिकारियों ने एक बैठक के दौरान उनसे संपर्क किया और कहा कि उनके अपने शोध डीएनसी रिसर्च ने पाया कि वास्तव में इसकी कमी है। अभियान के दौरान कमला हैरिस द्वारा इजराइल की आलोचना न करने से प्रो पैलेस्टीनियन समूहों के अनुसार अंतिम मतदान में नकारात्मक असर पड़ा। डीएनसी अधिकारियों ने प्रो पैलेस्टीनियन समूहों को जानकारी दी थी, पर डीएनसी ने इसे आधिकारिक रूप से नहीं कहा और रिपोर्ट में इसका जिक्र भी नहीं है। तो हम अब भी सोच रहे हैं कि असल में कुल नकारात्मक असर कितना था। और वैसे इसमें जो अनकही बात है एमिली, वही है, अगर कमला हैरिस ने अभियान में इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और कुछ प्रो पैलेस्टीनियन वोट लिए होते, क्या इसके परिणाम स्वरूप इजराइल समर्थकों की ओर से कुल मिलाकर नकारात्मक असर होता? क्या उन्होंने शायद अपना वोट बदल दिया होता, उनके लिए वोट नहीं किया होता, या इसके परिणाम स्वरूप प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वोट किया होता? ये भी इस समय एक और अनजान बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास वास्तव में इस बात के स्पष्ट जवाब नहीं है कि कितना उनके अभियान को उनके कथित इजराइल समर्थन के कारण नीचे खींचा गया हो सकता है, या कम से कम उनके द्वारा अपने अभियान के दौरान फिलिस्तीनी आवाजों को सुने जाने न देने के कारण ऐसा माना जा रहा है। और आप जानती है कैसे? जैसे जैसे हम मिड टर्म चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है डेमोक्रेट्स इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से कैसे निपटेंगे। और आप जानती हैं क्या, मिड टर्म चुनावों के संदर्भ में और साथ ही 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में वे इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये मजेदार है। एक पुरानी कहावत है कि आप आंकड़ों से कुछ भी कहलवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो आंकड़े ही नहीं हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने उन्हें रिपोर्ट में नहीं डाला। ये एक लगातार बना रहने वाला मुद्दा बन रही है। मुझे लगता है कि आप ऑटोप्सी पर विवाद को नजरअंदाज कर सकते हैं।
हम इसे वास्तविक समय में और कैपिटल के भीतर असली वोटों के साथ विकसित होते देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि और भी ज्यादा डेमोक्रेट्स इजराइल पर हथियारों की पाबंदी का समर्थन कर रहे हैं, और सिर्फ आक्रामक हथियार ही नहीं बल्कि रक्षात्मक हथियारों पर भी। हम देख रहे हैं कि कुछ डेमोक्रेट्स अब खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल को रक्षात्मक हथियारों का समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए और आर्थिक सहायता को निलंबित या पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब इजरायली पक्ष से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अन्य लोगों की ऐसी बातें सुन रहे हैं। वास्तव में सहायता धीरे धीरे समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि अब यह राजनीतिक बोझ बन रही है और इजराइल को हथियार निर्माण व संबंधित क्षेत्रों में अमेरिकी वित्तीय मदद पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो रिपोर्ट के बावजूद डेमोक्रेट्स के बीच इजराइल के लिए जो घटता समर्थन हम अभी देख रहे हैं, उसकी वजह से ये इजराइल के लिए एक मुद्दा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आने वाले मिड टर्म चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नाइट। अमेरिका में नवंबर के मिड टर्म चुनावों से पहले एक सर्वे में कहा गया है कि ज्यादातर यहूदी मतदाता डेमोक्रेट को वोट देने और राष्ट्रपति ट्रंप तथा उनकी नीतियों को खारिज करने को तैयार हैं। हालांकि 90% यहूदी कहते हैं कि वे बढ़ती यहूदी विरोधी भावना को लेकर चिंतित हैं और 70% इजराइल से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भी 67% का कहना है कि वे नवंबर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देने की योजना बना रहे हैं। अब हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से हेले सोएफर जुड़ रही हैं, जो यहूदी डेमोक्रेटिक काउंसिल की सीईओ हैं। धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। इस सर्वे में 2/3 यहूदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देने की योजना बना रहे हैं। ये सब विवादों, यहूदियों के खिलाफ हिंसा और यहूदी विरोध के बावजूद है। आपको क्यों लगता है कि हमने दाईं ओर ज्यादा झुकाव नहीं देखा? मुझे लगता है इसका संबंध उन मूल्यों से है जो यहूदी वोट को प्रेरित करते हैं। इस सर्वेक्षण में यह भी दर्शाया गया है कि 10 में से 7 यहूदी मतदाता मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स को वोट देने का इरादा रखते हैं। यह भी दर्शाता है कि यहूदी मतदाता कई मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। और ये पिछले 2 चुनावों 2024 और 2022 में भी यहूदी मतदाताओं के लिए नंबर 1 मुद्दा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। कांग्रेस में रिपब्लिकनों ने उन्हें बढ़ावा दिया है, इसलिए ये समझ में आता है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता देने वाले यहूदी मतदाता उन्हें भारी बहुमत से खारिज करें। सर्वे के अनुसार यहूदी मतदाताओं के लिए जीवन यापन की लागत दूसरा सबसे अहम मुद्दा है, और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम नीतियों ने हम सभी के लिए खर्चे बढ़ा दिए हैं। तीसरा मुख्य मुद्दा यहूदी विरोधी भावना है। जैसा कि आपने बताया, 90% यहूदी मतदाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना को लेकर चिंतित हैं। और इस मुद्दे को दाएं या बाएं के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। डेमोक्रेट्स का भारी बहुमत, जिसमें हमारा नेतृत्व भी है, यहूदी समुदाय के साथ यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सर्वेक्षण वास्तव में यह दिखाता है कि यहूदी वोट अब भी मूल्यों से प्रेरित है, और हमारे सभी मुख्य मूल्यों पर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी अधिकांश अमेरिकी यहूदियों के साथ सहमत नहीं है। और आपके हिसाब से वे ईरान के साथ युद्ध और दूसरे मुद्दों पर कहां खड़े हैं? मेरा मतलब है, क्या हम अब भी देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद यहूदी लोगों का इजराइल और यहूदी मातृभूमि से जुड़ाव और भी गहरा हुआ है, जबकि उससे पहले बहुत से अमेरिकी वास्तव में इसमें शामिल नहीं थे? हम इजराइल से जुड़ाव जरूर देखती हैं, और वास्तव में मुद्दों की प्राथमिकता के लिहाज से इजराइल का मुद्दा और ऊपर आ गया है। ये सर्वेक्षण कई सालों से लगातार किया जा रहा है, और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का मुद्दा सच में ऊपर आ गया। ये यहूदी मतदाताओं के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और 70% यहूदी मतदाताओं को इजराइल से भावनात्मक लगाव महसूस होता है। लेकिन साथ ही लगभग उतने ही मतदाता 67% प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। 55% गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल के व्यवहार का विरोध करते हैं, और 62% ईरान में युद्ध का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि अधिकांश अमेरिकी यहूदी शायद कई इजरायलियों की तरह दोनों बातों को एक साथ मान रहे हैं।
हम इज़राइल की सुरक्षा और उसके यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, और फिर भी हम वर्तमान इजरायली सरकार की नीतियों से असहमत हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम मजबूत अमेरिकी देशभक्त हैं और अपनी ही सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं। तो ये अमेरिकी यहूदियों के लिए एक जटिल समय है, और ये सर्वेक्षण दिखाता है कि वे नवंबर में चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को भारी बहुमत से खारिज करने वाले हैं। तो आप क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है, आप जानती हैं ये एक सर्वेक्षण है, लेकिन ये काफी मजबूत सर्वेक्षण है। तो जब हम नवंबर तक पहुंचेंगे, मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में बहुमत के लिए वाकई में पल्लड़ा अपने पक्ष में करने का कोई असली प्रोत्साहन है? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहूदी वोट इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये वही है जिसे हम एक विजयी डेमोक्रेटिक गठबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। सिर्फ यहूदी वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन लगभग 10 में से 7 यहूदी मतदाता डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं, जो इस देश में लगातार कड़े होते जा रहे चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत में मदद कर सकते हैं। और हमारे पास कई महत्वपूर्ण जिले हैं, जिनमें न्यूयॉर्क और अन्य जगहें भी शामिल हैं, जो इस चुनाव में दांव पर लगे हुए हैं। और अगर ये डेमोक्रेट्स के पास जाते हैं तो डेमोक्रेट्स फिर से बहुमत हासिल कर लेंगे। ये ऐसे जिले हैं जहां यहूदी वोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लगभग 20% है। तो ये बिल्कुल मायने रखता है उन अहम जिलों और राज्यों में जो सेनेट और हाउस में कांग्रेस का बहुमत तय कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेले अपनी राय के लिए। धन्यवाद। नेमान्या स्टारोविच सर्बिया के यूरोपीय एकीकरण मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण गठबंधन में सर्बिया के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों व यहूदी नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी मुलाकात में इजराइल से संबंध, नया मुक्त व्यापार समझौता और यहूदी विरोधी भावना से लड़ने पर चर्चा हो रही है। 24 न्यूज इंग्लिश के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम ने सर्बियाई दूतावास में उनसे मुलाकात कर बातचीत की, और अब उनकी बातचीत से और सुनिए। ये विडंबना है कि आजकल इजराइल को खाड़ी देशों में यूरोप से ज्यादा सहयोगी मिलते हैं, कुछ देशों को छोड़कर, जैसे आपका देश। आपके विचार में यूरोप और इजराइल अपने संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं? ये मेरा काम नहीं कि मैं दूसरे देशों को सलाह दूं। मैं इजराइल राज्य के साथ अपने सहयोग के अनुभव साझा कर सकता हूं, और वे हमेशा सकारात्मक रहे हैं। हम मानते हैं कि हमें अपनी विदेश नीति को स्पष्ट मूल्यों पर आधारित करना चाहिए, और यही मूल्य हमें इजराइल राज्य के साथ जोड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, इसमें एक व्यावहारिक पहलू भी होना चाहिए। व्यापारिक और निवेश संबंध बढ़ रहे हैं। कई इजरायली कंपनियां सर्बिया में उत्पादन स्थापित कर रही हैं, चाहे निर्माण, खुदरा या रक्षा उद्योग हो। सहयोग भी बढ़ रहा है, और मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि हमारे यूरोपीय पड़ोसी भी उन अवसरों को पहचानेंगे और इजराइल के साथ अपना सहयोग बढ़ाएंगे। आप सर्बिया के लिए आईआरए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। यूरोप में यहूदी विरोध बड़ा मुद्दा है, और आपके देश ने इसके खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी है। इस समय सर्बियाई यहूदियों और यूरोपीय यहूदियों की स्थिति क्या है, और आपको ये सब आगे किस दिशा में जाता दिखता है? खैर, मैं केवल ये स्वीकार कर सकता हूं कि खासकर पिछले कुछ वर्षों में कई नई चुनौतियां सामने आई हैं, जिनमें यहूदी विरोध के नए प्रकार उभर रहे हैं। मेरे देश सर्बिया गणराज्य में हमें इस बात पर वास्तव में गर्व है कि हमारे यहाँ कभी भी यहूदी विरोध के पारंपरिक प्रकार और रूप नहीं रहे, चाहे हम अति दक्षिणपंथी यहूदी विरोध, ईसाई यहूदी विरोध, इस्लामी यहूदी विरोध या अरब यहूदी विरोध की बात करें। हमें इसका अनुभव नहीं रहा। हाल के वर्षों में कुछ नए प्रकार सामने आए हैं। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे परिभाषित करें, लेकिन ये वामपंथ, अति वामपंथ, अराजकतावादी, अति उदारवादी समूहों अमेरिकी विश्वविद्यालयों, पश्चिमी यूरोप के विश्वविद्यालयों से आ रहे हैं। इसका एक तरह का असर फैल रहा है, यहाँ तक कि सर्बिया में भी, जहाँ हमें गर्व है कि यहूदी विरोधी भावना ने कभी जड़ नहीं पकड़ी। लेकिन अगर ऐसा एक भी मामला होता है तो हमें उसे संबोधित करना चाहिए, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, और हमारी सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम नई तरह के यहूदी विरोध से निपटने के उपाय बना सकें। क्योंकि आप जानते हैं, युवाओं के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है।
राजनीतिक रूप से एंटी ज़ायनिस्ट होना, आप जानते हैं। और ये बहुत आसानी से यहूदी विरोध के एक बेहद कट्टर रूप में बदल जाता है और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और हम इसके हर एक मामले की निंदा कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे एपैक के साथ संबंधों के बारे में पूछना चाहता हूं। हमारे पास बस एक आखिरी पल है। सर्बिया इस मोर्चे पर सक्रिय रहा है। आपके नेता और विदेश मंत्री एपैक सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। इस संबंध से क्या मिलता है और आपको क्यों लगता है कि सर्बिया, इजराइल व अमेरिका के रिश्तों के इस त्रिपक्षीय ढांचे में ये अहम है? खैर, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे सभी दोस्त, चाहे वो एपैक से हों या अमेरिकन यहूदी समिति से, उन्होंने पिछले वर्षों में हमारे द्वारा अपनाए गए कुछ कानूनों में हमारा समर्थन किया है। हमने मिलकर बहुत करीब से काम किया है और मुझे गर्व है कि सर्बिया दुनिया का पहला देश बना जिसने थेरेसियन घोषणा को पूरी तरह लागू किया। इसका मतलब है कि हमने उपयुक्त कानून अपनाए हैं ताकि होलोकॉस्ट के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की पूरी वापसी यहूदी समुदाय को दी जा सके, भले ही उनके कोई प्रत्यक्ष कानूनी वारिस न हो, क्योंकि दुर्भाग्यवश होलोकॉस्ट के दौरान पूरे परिवार खत्म हो गए थे। तो मेरा देश पहला था जिसने ये कानून अपनाया और 2017 से सर्बिया में यहूदी समुदाय को बजट से धनराशि जारी करना शुरू किया। इन महत्वपूर्ण राशियों के साथ जो स्मृति और संस्कृति के संरक्षण को बेहतर बनाती हैं और हर उस चीज के लिए जो सर्बियाई यहूदी समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर जेफरी एप्स्टीन नाम का कोई व्यक्ति आपको ईमेल भेजे तो आप चौंकेंगे, है ना? हालांकि ये खास तौर पर एक अपेक्षाकृत आम अमेरिकी यहूदी नाम है जो हाल तक किसी के ध्यान में नहीं आता था। एक व्यक्ति ने कुख्यात सेक्स तस्कर के साथ नाम साझा करने के मजाकिया पक्ष को देखने की कोशिश की। ये कहानी हमारे जो ब्राउन ने तैयार की है। मेरा नाम जेफरी एप्स्टीन है। अमेरिका में लगभग 13,000 लोग एप्स्टीन उपनाम रखते हैं। ये एक प्रमुख अश्कनाजी यहूदी नाम है जो संभवतः जर्मनी के एक शहर से आया है। हालांकि पटकथा लेखक, कलाकार और संगीत प्रबंधकों जैसे प्रसिद्ध लोग एप्स्टीन उपनाम रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस नाम से केवल एक ही व्यक्ति को याद करते हैं। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। बेइज्जत जेफरी एप्स्टीन। और लगभग 10 लाख अमेरिकियों के नाम जेफरी होने के कारण ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों का नाम उस बदनाम और दिवंगत न्यूयॉर्क वित्तीय कारोबारी के साथ मेल खा सकता है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है मुझे सालों पहले ही उस अपराधी जेफरी के बारे में पता था क्योंकि वो मुसीबत में था। और जब किसी का नाम, आप जानते हैं, आपके नाम जैसा होता है, मेरा मतलब है उसके बारे में लिखा गया था। वो बहुत मशहूर नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में जानता था। अमेरिका में 500 से भी कम लोगों का नाम जेफरी एप्स्टीन है और शायद 21वीं सदी के सबसे कुख्यात अपराधी के जैसा नाम होना अपने आप में कई परेशानियां लेकर आता है। मेरा बिजनेस है और लोगों से संपर्क करना पड़ता है। मुझे लगता है कई लोग मेरे ईमेल देखकर सोचते होंगे ये क्या बकवास है या मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे यकीन है ऐसा हुआ होगा। न्यूयॉर्क में जन्मा दूसरा जेफ एप्स्टीन एक संपत्ति वसूली का कारोबार चलाता है, लेकिन 2022 में उसने अपने पुराने शौक की ओर लौटने का फैसला किया। असल में कुछ नहीं बदला जब तक मैंने इसे अपने फायदे में बदलना, यानी कॉमेडियन बनना और उसी पर ध्यान देना नहीं सीख लिया। जब मैंने समझ लिया कि इसे कैसे अपनाना है, तब मैं इसके साथ ज्यादा सहज हो गया। उनकी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी ओरेगन में आ बसे जेन एक्स शख्स के जीवन पर केंद्रित है। स्वाभाविक रूप से उनका नाम भी उनके एक्ट में शामिल है। जब मैं छोटा था मैंने कसम खाई थी कि एक दिन सब मेरा नाम जानेंगे। जो मानते हो उससे सावधान रहो। जैसे दूसरों के लिए शी, हर या ही, हिम सर्वनाम होते हैं, वैसे ही मेरा सर्वनाम नॉट हिम है। वो कहते हैं कि वो अपने नाम के व्यक्ति के अपराधों का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। मैं बहुत सारे कॉमेडी शो और ओपन माइक पर जाता हूं जहां मैं एप्स्टीन फाइल्स या एप्स्टीन के बारे में चुटकुले सुनता हूं और उनमें से कुछ वाकई बहुत ही बेहद बेहुदा होते हैं। मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं करता। मेरा ध्यान इसी पर रहता है। मैं ज्यादातर साफ सुथरी कॉमेडी करता हूँ। मैं बस इस अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा नाम आधुनिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध अपराधियों में से एक के साथ मेल खाता है। उसके नाम पर बने जोक्स ने उसे सोशल मीडिया पर फेमस किया, लेकिन ये उसके लिए वरदान और अभिशाप दोनों रहा। बहुत सारे कॉमेडी बुकर्स मुझे बुक नहीं करते क्योंकि वे अपनी लाइनअप में जेफरी एप्स्टीन नाम नहीं चाहते। लेकिन उसकी कॉमेडी को उसी नाम वाले लोगों ने अपनाया है।
जेफरी एप्स्टीन के अनुसार एक हाई स्कूल छात्र ने उसे बताया कि नाम को लेकर उसके मजाकिया नजरिए ने उसे अपना जन्म नाम फिर से अपनाने के लिए प्रेरित किया, जबकि पहले वो साथियों की मजाक के कारण नाम से दूरी बना चुका था। आपको काफी सहनशील होना पड़ता है, आप जानते हैं, चुनने के लिए। मुझे लगता है इस नाम और इस स्थिति के बारे में ज्यादा खुलकर सामने आना पड़ता है। दुनिया में जेफरी एप्स्टीन नाम के 106 लोग और हैं, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं। हालांकि अब ऐसे और लोग नहीं बन रहे। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन नाम को बंद कर दिया। यह करीब 2016 के आसपास था। अब हम एक बंद सदस्यता समाज हैं। लैडिनो सदियों तक इबेरियन प्रायद्वीप में यहूदियों की मुख्य भाषा थी और इंक्विजिशन व सेफर्डिक यहूदियों के निर्वासन के बाद भी बनी रही। यिदिश की तरह ये अनोखी जूडियो स्पेनिश भाषा धीरे धीरे गायब हो रही है, लेकिन एक इजरायली संगीतकार इसे फिर से लोकप्रिय बना रही है। सुनिए। और अब हमारे साथ स्टूडियो में लैडिनो गायिका रेनी बेंजामिन जुड़ चुकी है। नमस्ते और स्वागत है। आपके इस छोटे से शरीर से बहुत बड़ी आवाज निकलती है। आप वो आवाज और वे इतने ऊंचे सुर कैसे निकालती हैं? बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी दुआएं, लेकिन धन्यवाद। बहुत ज्यादा। मैं यहाँ आकर वाकई बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तो कैसे, मेरा मतलब है, सबसे पहले लैडिनो, मैंने इस समय के इतिहास के बारे में बहुत से इंटरव्यू किए हैं और कई रिपोर्टें बनाई हैं। मेरा मतलब है लैडिनो बहुत सुंदर भाषा है और मुझे लोरी आदि की जानकारी है। क्या आप बचपन में दादी से इसके बारे में सुनती थी? मैंने इसका ज्यादातर हिस्सा सिनेगॉग से सुना था। मैं सच में बहुत धार्मिक थी और मैंने येशिवा लेवी के साथ इसकी शुरुआत की थी। मैंने इसे संगीत के जरिए सीखा, सिनेगॉग के जरिए सीखा, और यही चीज मुझे प्रेरित करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा वही है। वाह। जब आपको ये जुड़ाव महसूस हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? क्या आप तब बच्ची थी? मुझे लगता है हाँ। जो मुझे बचपन से जानते हैं कहते हैं मेरी आत्मा प्राचीन है। मुझे इतिहास पसंद है। मुझे संस्कृति और भाषा पसंद है। मैं 3 भाषाएं जानती हूँ। और हाँ, मुझे लगता है, खैर, इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता, आप जानती हैं, और आप यहाँ हैं। तो शुरुआत करने के लिए अपनी गायकी के करियर की तैयारी करते हुए क्या आपको लैडिनो भाषा सीखनी पड़ी या आप पहले कुछ क्लासिक गाने सीख रही हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे यास्मीन लेवी के साथ पढ़ने का सौभाग्य मिला। वो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, लेकिन वो सबसे प्रतिभाशाली महिला हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। मैंने उनके साथ पारंपरिक गीत सीखे और गीतों के माध्यम से मैंने भाषा सीखी, और अपनी स्पेनिश की वजह से भी, और मैं स्पेनिश भी पढ़ती हूँ, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और अब इस साल मैं सच में कोशिश कर रही हूँ उन लोगों के साथ पढ़ने की जो लैडिनो बोलते हैं, जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। वे मुझे सिखाते हैं, मैं उन्हें पसंदीदा गीत लाती हूँ। हम ऐसा ही कुछ साझा करते हैं। खैर, ये देखना दुखद है कि कितना, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जैसे यिडिश के साथ हुआ, ये गायब हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तुर्की से भी, आप जानते हैं, वहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी पोतियां इंस्टाग्राम पेज शुरू कर रही हैं ताकि वे इस भाषा में बात कर सकें। बताइए, इस भाषा में ऐसा क्या है जो आपको औरों को सुंदर लगता है? मुझे लगता है लैडिनो में ये काफ़ी प्रभावशाली है। लैडिनो भाषा स्पेन से निकाले गए यहूदियों के निर्वासन की बात करती है। उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कुछ है। दर्द और पीड़ा, और ये एहसास कि आप उस जगह के नहीं हैं जहां आप हैं और आपको धोखा दिया गया है। ये कुछ ऐसा है जो और भी गहरा है, ये बहुत गहरा है। और मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं, गानों से जुड़ सकते हैं और भाषा से भी जुड़ सकते हैं। तो हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चूंकि आप युवा हैं और ये काम कर रही हैं, बताइए कि आज सोशल मीडिया जैसे साधनों की वजह से अपने घर के तुरंत आसपास के दायरे से बाहर भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना क्यों अच्छी बात है? यही मैं सच में करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि
ताकि मुझे पता है कि शायद 20 सालों में, मुझे नहीं पता, लेकिन लडीनो भाषा एक भाषा के रूप में दुर्भाग्यवश इस दुनिया से बहुत जल्दी चली जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि गाने, संस्कृति, कहानियाँ ये सब बनी रहेंगी। मुझे यकीन है कि ये बनी रहेंगी। लोग आज भी नाचते और आदियो कारिदा, अब्राहम अवीनू जैसे गाने गाते हैं। ये गाने वे सिनेगॉग में पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि भाषा खत्म हो जाएगी, तो मैं सच में कोशिश कर रही हूँ कि अपनी उम्र के लोगों को इन गानों और संस्कृति से जोड़ सकूं, क्योंकि हर कोई दिल टूटने का दर्द जानता है और हर कोई दुख और पीड़ा को समझता है। मुझे लगता है कि खुशी भरी चीज़ों से भी हर कोई जुड़ सकता है। ये बहुत ताकतवर और भावपूर्ण है और मैं भी इसे लेकर बेहद जुनूनी हूँ। तो इस दुनिया में जो इसके बारे में बात करती है, हाँ, मुझे लगता है लोग इसकी खूबसूरती सुनकर इससे जुड़ जाएंगे, चाहे उन्हें लडीनो के बारे में ना पता हो। ये आत्मा की बात है, बस महसूस करें। आप जरूर महसूस करेंगे। मेरे संगीत को बस महसूस करो। हाँ, बस सोचो कि ये उन्हें किस लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत सुंदर। अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ने और अपने जुनून को अपनाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत लोगों के लिए असली प्रेरणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही था इस हफ्ते का जूइश वर्ल्ड वीकली एपिसोड। आप i24 न्यूज इंग्लिश वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं, जहां आप इस एपिसोड के साथ साथ पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस हूं और तेल अवीव से अलविदा।